जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम क्लास 12 के लिए स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और मे बी पॉसिबल एक या दो लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। आज हमने जितना भी स्टडी किया है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उन फॉर्मूलाज का जो यहाँ यूज होने वाले हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर हमने प्रीवियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ड्रॉ किए थे, ड्राइव किए थे, जिनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम। ये आपका रिलेशनशिप था आपकी करंट आई और एरिया ए एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला था। देन उसके बाद एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, इसी से रिलेटेड था, करंट आई का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशनशिप, जो था एन स्मॉल ई ए वी डी। ये सिंपल सा ठीक है। और इस तरह के और भी फॉर्मूले थे, जैसे कि हमारे पास एक था मोबिलिटी का फॉर्मूला। मोबिलिटी में क्या थी, म्यू से हम इसे डिनोट करते हैं, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल टू होता है क्यू इंटू टाउ अपॉन एम की। एक ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, स्टडी किया था। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं और अगेन नेक्स्ट और भी फॉर्मूले थे। देखिए हम इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। इनके बेस पर जो न्यूमेरिकल है, मैं आपको सिर्फ अभी रिवाइंड करा दूं कि क्या क्या हमारे फॉर्मूले आएंगे आगे, इनका यूज होगा। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू एल अपॉन ए। किसी भी कंडक्टर की लेंथ और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ये है आपका रेजिस्टिविटी के साथ रेजिस्टर का रिलेशनशिप। ये कुछ इस तरह से, अगर हम इसे कुछ चेंज करना चाहें तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी का रिलेशनशिप अगर हम सेट करना चाहें, मिलाना चाहें किससे, जो आपका भी प्रीवियस हमने फॉर्मूला बताया था, तो उसके बेस पर हम रेजिस्टिविटी को कह सकते हैं। मैंने बताया भी था ये फॉर्मूला आपको, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये फॉर्मूला भी इससे रिलैक्सेशन टाइम से रिलेटेड है ये फॉर्मूला, यानी कि रिलैक्सेशन जो टाइम है आपका, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, और आपकी जो रेजिस्टिविटी है उसकी और किससे होती है, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सिंपल चीज। नेक्स्ट एक फॉर्मूला था कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस आपका जी से डिनोट किया जाता है, जो कि रिवर्स होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है आपका रेजिस्टेंस से। ठीक है, देखिए। और नेक्स्ट आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो कि रेसिप्रोकल है आपकी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले थे। और एक फॉर्मूला हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया था आपके जे, यानी ये आपका क्या था, जे जे आपका था करंट डेंसिटी और कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कुछ इस तरीके से रिलेशन हमने क्रिएट किया था, ये वाला फॉर्मूला, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे। और देखते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हमारे हमने ड्राइव किए थे। और हमारा फॉर्मूला था, देखिए रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू से, ये सीरीज का फॉर्मूला है। और उसके बाद एक पैरेलल का फॉर्मूला आया था, पैरेलल में क्या था, आर और ये वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ये आपका पैरेलल वे में फॉर्मूला था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने ड्राइव किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने फाइंड आउट करके फॉर्मूला फाइंड किया था, जो कि ई इज इक्वल टू बन रहा था हमारा आई स्क्वायर आर टी। आई आपका करंट, आर आपका रेजिस्टेंस, टी टाइम, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो किया। उसके बाद हम इसे ऐसे, ये दूसरा टर्म में वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर टी अपॉन आर, इससे भी आप नोट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूले थे हमारे। देन नेक्स्ट और फॉर्मूले क्या बन रहे थे, और इसके अलावा फॉर्मूले थे, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला था पी। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पी है, जिसमें आ रहा था वी इंटू आई। ये सिंपल फॉर्मूला है, पी इक्वल टू वी इंटू आई। और इसको अगर चेंज करना चाहो तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूले थे हमारे। देन नेक्स्ट और फॉर्मूले क्या क्या थे, और देख लेते हैं। ये फॉर्मूले आपको सब याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, वरना इट इज नॉट पॉसिबल कि आप न्यूमेरिकल कर पाए। और नेक्स्ट फॉर्मूले जो थे हमारे, करंट आई इंटरनल रेजिस्टेंस से किस तरीके से कनेक्टेड है। करंट आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये रहा। और ये आपका हो गया ये करंट का, सॉरी सेल का ईएमएफ। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। देन बैटरी का वोल्टेज आपके
ई से कैसे कनेक्टेड है एप्सिलॉन से, तो ये भी हमने पढ़ा था। ई वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, और ये कैपिटल आर, कैपिटल आई, और ये आर। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा कनेक्टेड है, सिंपल सा फॉर्मूला। और अगर हम इसको चेंज, अब आगे देखिए एक फॉर्मूला और आया था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो। हमने क्या किया था, सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया था, सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया था। तो सीरीज में जब आप सेल को कनेक्ट करते हैं, सीरीज में जब आप सेल को कनेक्ट करते हैं, तो जो करंट फ्लो कर रही होती है आई, वो होती है आपकी एन एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस एन आर। कुछ इस तरीके से आपकी करंट का रिलेशनशिप होता है। ये एन है नंबर ऑफ सेल, कितने सेल आपने कनेक्ट किए हैं। ठीक है, अब यहीं आप सेल को क्या कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने पर करंट आई इज इक्वल टू हो जाता है आपका एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन। ये आपका पैरेलल में जब आप सेल को कनेक्ट कर दें तो करंट इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा था फॉर्मूला। अब ये हमारे एक बेसिक फॉर्मूले हमने कर लिए हैं स्टडी। चलिए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, जहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल हैं जिनको हमने स्टडी करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सिंपल न्यूमेरिकल्स है, इतना कोई टफ नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन है, इज द मोशन ऑफ चार्ज अक्रॉस द जंक्शन मोमेंटम कंजर्विंग, वाई और वाई नॉट। जो आपके चार्ज का मोशन होता है, जब भी चार्ज मोशन करता है, तो वो किसी जंक्शन पर सब जाता है, जंक्शन से क्रॉस करता है, तो क्या उस कंडीशन में मोमेंटम कंजर्विंग होता है या नहीं। ठीक है, इसको हमने रीजन के थ्रू देना है। देखो इसको हम किस तरीके से समझते हैं कि सपोज दैट देयर इज अ वायर, और इस वायर से आप एक वायर और कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से एक वायर और कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर ये जंक्शन जो है, इस पॉइंट पर ये जो जंक्शन है, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्विंग होगा या नहीं, मोशन ऑफ चार्ज, ये चीज़ कह रहा है। अब इसको ध्यान से समझिए कि जब सपोज दैट यहाँ से चार्ज जा रहे हैं, और चार्ज में बस एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, रियलिटी मत जाइएगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, और वो ये 50 इलेक्ट्रॉन इधर आए, जब यहाँ पर सेपरेट होने पर आए, तो इनमें से सपोज दैट 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, और उसके बाद 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये सेपरेशन हो गया इनका, जैसा भी है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन पर मिलते हैं, अब ये जो फ्लो कर रहे हैं ना एक ही डायरेक्शन में, तो किसी न किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में फ्लो कर रहे हैं। पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है, किसी न किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में फ्लो कर रहे हैं। चलिए, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है इन पे, यहाँ पर पहुँच गए, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर क्या हो जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। क्या कहते हैं इसको हम, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इसको हम कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर जमा हो जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर इन इलेक्ट्रॉन्स के जमा होने से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जो कि नॉर्मली फेस करता है। ठीक है, कैसा फेस करता है, नॉर्मली, डायरेक्शन उसकी क्या होती है, नॉर्मल। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर टाइप में नॉर्मली फेस करता है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इस पॉइंट पर, जो कि यहाँ पर मोमेंटम के जो कंजर्विंग इफेक्ट है उसे फिनिश कर देगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फिक्स कर देगा। क्या करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फिक्स रखेगा, जो कि कैपिटल ई पर डिपेंड करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी आपने पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फिक्स रखेगा, जो कि किस पर डिपेंड करती है, कैपिटल ई पर। ठीक है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, उसकी वजह से इसमें जो कंजर्विंग पोर्शन है मोमेंटम का, वो नहीं रहेगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप, कंजर्विंग पोर्शन उसका नहीं रहेगा। ये जो मोमेंटम क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन में, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन में जो मोमेंटम क्रिएट होता है इस फील्ड की वजह से, जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, वो फील्ड जो होगा आपका, वो क्या करेगा, वो इस जो जैसे कहें कि मोमेंटम जो कंजर्विंग ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम उसकी डायरेक्शन को कंजर्व कर देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि मोशन ऑफ चार्ज जंक्शन इज नॉट मोमेंटम कंजर्व। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि जो मोशन होता है चार्ज का जंक्शन पर आकर, कंजर्व नहीं होता। ठीक है, ये सिंपल सी बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है चीज़ें, तो कभी कभार समझ में नहीं आती है, लेकिन आप इसको रिपीट करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी।
जब भी देखो यहाँ पर ये मैक्सिमम करंट की बात करें तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है उसको जीरो रख देना है, ठीक है। सबसे पहले ये काम कर लेंगे, देन उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, ई आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस आर। यहाँ पर ये आपका कैपिटल आर जीरो है, तो बचा क्या, कैपिटल ई और ये आपका स्मॉल आर। तो वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली हम 12/0.4 और आंसर आएगा आपका 30 एम्पियर। सिंपल, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ है, बस इसमें पॉइंट क्या है, मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट की कंडीशन में क्या होता है वो आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। Specific resistance of copper, silver and constants are this ohm and this ohm into centimeter, then this ohm into centimeter respectively, which is the best conductor and why। इनमें दिया हुआ है हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन रेजिस्टिविटी दी हुई है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कॉपर और सिल्वर कांस्टेंट कांस्टेंटेंट, तो इनके हमें स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दी हुई है, इसके बेस पर बताना है कि कौन सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो याद रखो, जिसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होगी, याद रखना, जिसकी जो है सबसे कम रेजिस्टिविटी होगी तो उसी का सबसे अच्छा कंडक्टेंस होगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी है, 10⁻⁻⁶, किसकी है, सिल्वर की। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बिटवीन दीज थ्री, कॉपर, सिल्वर और कॉन्स्टेंट। इन तीनों के बीच में कॉपर हमारा सबसे अच्छा क्या है, कंडक्टर। सिंपल आंसर है, जो लॉजिक था वो समझ में आया। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसका सबसे कम होगा वही क्या होगा, सबसे अच्छा कंडक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है two identical cells each of EMF capital E having negligible internal resistance are connected in parallel with each other across an external resistance R, what is the current through this resistance। समझ रहे हैं क्वेश्चन को आप, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या क्या डाटा हमसे ये दे रहा है हमको डाटा। देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ने कह दी कि दो करंट हैं, दो सेल्स हैं। सबसे पहली चीज़ ने बता दी है कि दो सेल्स हैं यहाँ पर, वो दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की जीरो है और पैरेलल वे में दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उनका आर है, व्हाट इज द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, इस तरीके से कितनी करंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो पैरेलल का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो आपको याद होगा। पैरेलल में जब भी हम कनेक्ट करते थे तो क्या करते थे, कैपिटल आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन, ये फॉर्मूला हमारा होता था। इसने कह दिया कि नेग्लिजिबल कैपिटल स्मॉल आर नेग्लिजिबल है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल इक्वल टू जीरो एज्यूम करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ यही, तो ये हम सिंपल सा फॉर्मूला रख देंगे, ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। सिंपल है, बस यहाँ हमें एक टॉपिक देखना है, पॉइंट पकड़ना है, एक पॉइंट पकड़ लिया बस आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पॉइंट क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस पॉइंट क्या था ना, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, देखो नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक पॉइंट पकड़ना है बस हमको, वहीं से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, फॉर वायरिंग द होम वन यूजेस कॉपर वायर है और एल्यूमिनियम वायर, हम वायरिंग के लिए कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं, व्हाट कंसिडरेशन आर इन्वॉल्व इन दिस, ये हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, सबसे पहली चीज़ है जो आपके कॉपर और एल्यूमिनियम वायर हैं, सबसे पहली चीज़ इनका कॉस्ट ऑफ मेटल, कॉस्ट ऑफ मेटल अदर कंडक्टर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, ठीक है, अदर के कंपैरिजन में कम होता है, तो इसलिए हम इसको सबसे पहला ऑप्शन है इसलिए यूज कर लेते हैं। दूसरा है कि ये बेस्ट ऑफ द कंडक्टर की लिस्ट में आते हैं, बेस्ट कंडक्टर, ये अच्छे कंडक्टर की लिस्ट में आते हैं इसीलिए हम उनका यूज कर लेते हैं। और भी जो अच्छे कंडक्टर हैं उनका इशू ये होता है कि बहुत कॉस्टली होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया सिल्वर का बहुत अच्छा होता है कंडक्टेंस, बट सिल्वर आपको पता है कितना कॉस्टली होगा, चांदी हमारे लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो कितना कॉस्टली होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसका यही है कि हम क्यों यूज़ करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखिए अ 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इज connected across our 200 volt battery and resistance of 38 ohm as shown in the figure, find the value of the current in the circuit। देखो इसमें डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम इसमें ड्रॉ नहीं है, ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। कुछ इस तरीके का डायग्राम है इसका, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लग गया, देन उसके बाद एक बैटरी है, कुछ इस तरीके से कनेक्शन, ठीक है। 10 वोल्ट का यहाँ कनेक्शन दिया हुआ है, ये कह रहा था 10 वोल्ट की बैटरी 200 वोल्ट से इस तरह से कनेक्टेड है जिसका ओवरऑल 38 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है इंटरनल वाला। अब देखो ध्यान से जरा समझना, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल आपका इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है,
ठीक है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब जो आपकी वोल्टेज होगी वो क्या होगी, तो जिसे हम कहेंगे इफेक्टिव वोल्टेज, वो माइनस करके फाइंड आउट होगी। ठीक है, जो कि आएगी आपकी 190। स्मॉल आर को आपने जीरो कर दिया क्योंकि आपने कहा वो नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट थिंग है कैपिटल आर, जो कि हमने दिया हुआ है 38 ओम। कुछ नहीं करना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कैपिटल आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ई और आर की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 5 एम्पियर। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वाई आर अलॉयज यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। ये अलॉय जो होते हैं वो रेजिस्टेंस कॉइल्स को बनाने में क्यों यूज किए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहला रीज़न है इसका कि अलॉय का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, समझ लीजिए, समझ रहे हैं। बहुत ही, देखो आपने पढ़ा होगा अल्फा, अल्फा पढ़ा था आपने, ये क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, पहली चीज़ बहुत ही स्मॉल होता है, और लेस टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है इसकी। क्या होती है, लेस टेम्परेचर सेंसिटिविटी। टेम्परेचर के साथ इतनी इजीली सेंसिटिव नहीं होता ये अलॉय। जब हम बनाते हैं अलॉयज वगैरह यूज इसलिए करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑलमोस्ट कांस्टेंट इवन इन स्मॉल टेम्परेचर चेंज। अच्छा होता क्या है कि रेजिस्टेंस हमारा वेरी करता रहता है। अगर हम ऐसा मटेरियल यूज़ कर लें जो कि टेम्परेचर की सेंसिटिविटी को बहुत जल्दी कैच कर ले, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस वेरी करता रहेगा, कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है। तो इस रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, टेम्परेचर की वजह से वो फ्लक्चुएट ना करे और कांस्टेंट रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, अलॉय का यूज़ करते हैं। अलॉय होते हैं आपके, अलॉय क्या होते हैं कि जो आपकी मेटल्स होती हैं, उन मेटल्स में हम कुछ दूसरी मेटल्स या फिर दूसरे नॉन मेटल्स मिक्सअप करके एक टाइप का मेटल बना देते हैं डिफरेंट क्वालिटी, उसे हम कहते हैं अलॉय। ठीक है, मिक्सअप ऑफ द मेटल कह सकते हैं इसको। चलिए ये क्वेश्चन भी सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर लेंथ 15 मीटर। समझ लीजिए इसको सिंपल, एक नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पास हो रही है वायर से जिसकी लेंथ है 15 मीटर और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ये, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मीटर इज 5 ओम। व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट द टेंपरेचर ऑफ एक्स वैल्यू। जब हम टेंपरेचर चेक करें तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, देखो हमें डाटा कैसे दिया हुआ है, ये समझ लीजिए आप। पहले लेंथ एल दी हुई है सबसे पहले, कितनी, 15 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है, चेक करिए कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। देन उसके बाद हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस कैपिटल आर 5 ओम दिया हुआ है। हमें निकालना है कि ना रेजिस्टिविटी, ये रजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है। रजिस्टिविटी का सिंपल फॉर्मूला कैपिटल आर ए अपॉन एल होता है। अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। ये सिंपल सा आंसर है। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a cell of EMF P and internal resistance R is connected across an external resistance capital R. Plot graph showing the variation of potential difference across capital R versus R. अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि इसके लिए होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R वर्सेस R, पोटेंशियल डिफरेंस V वर्सेस कैपिटल R, V और R के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ सिंपल सा इस तरह से होता है, ये R आपका हो गया, ये V हो गया। तो अभी ग्राफ किसके बेस पर बनेगा, ये ग्राफ बनेगा इस फॉर्मूले के बेस पर, ये आपका आई प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये इस फॉर्मूले के बेस पर ग्राफ बनेगा। वी का मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन से जो फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से ग्राफ बनेगा और ये होगा कुछ ऐसे जाएगा, सिंपल यहाँ पर ये जाएगा इस तरह से। इसको आप सिंपल आंसर में पुट कर सकते हो बिना किसी टेंशन। ठीक है, फॉर्मूले के बेस पर ये ग्राफ बना। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, एक या दो नंबर में आएगा तो वहाँ पर आप इसे बता सकते हो। जहाँ क्वेश्चन लेंथी अच्छे मार्क्स में आता है तो वहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पावर पी इज टू बी डिलीवर्ड टू डिवाइस बाय ट्रांसमिशन केबल्स हैविंग रेजिस्टेंस आर सी। पावर पी ट्रांसमिट की गई, समझ रहे हैं, पावर पी ट्रांसमिट की गई to a device by transmission cable having resistance RC. If V is the voltage across R, अगर voltage V है R के across और and I current through it, find the power wasted and how can it be reduced. पावर का वेस्टेज बताना है हमको। ठीक है, तो देखो पावर जो कंजप्शन हुई है ट्रांसमिशन में
उसे हम किससे शो करते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी। इससे हम शो कर सकते हैं सिंपली, जो कि आर सी क्या है, ट्रांसमिशन लाइंस का रेजिस्टेंस है। ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइंस का रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब अब हम दूसरे पॉइंट पर देखें तो पावर को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, वी आई पी इक्वल टू वी आई से। क्योंकि पावर दी हुई है वो दो तरीके से हो गई। ठीक है, इन टू वेज ओनली, दो दो तरीके से हो गई, एट लो वोल्टेज एंड हाई करंट, एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट, ये दो तरीके से जा रही है, लो वोल्टेज एंड हाई करंट, और देन उसके बाद सिंपल सा क्या था, हाई वोल्टेज और आपका लो करंट। इस तरीके से दो तरीके से इसको हम नेम कर सकते हैं, तो इसके ट्रांसमिशन में। ठीक है। अब जो पावर क्या है, पावर ट्रांसमिशन एट लो वोल्टेज एंड हाई करंट, मोर पावर इज वेस्टेज एज दिस। अब देखो जो भी पावर वी, पहला वाला पॉइंट, लो वोल्टेज और हाई करंट पे जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा वेस्टेज होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ज़्यादा वेस्टेज होगा, क्योंकि पी पावर इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और जो पावर हाई वोल्टेज और लो करंट पर जाएगी वो क्या होगी, मिनिमम वेस्टेज करेगी। ठीक है, समझ रहे हैं, इसमें क्या होगा, मिनिमम वेस्टेज होगा, क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है। तो पावर वेस्टेज कैन बी रिड्यूस बाय ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज पर अगर हम पावर को ट्रांसफर करें तो हम बच जाएंगे ज़्यादा वेस्टेज से। समझ रहे हैं, तो ये सिंपल सा इसका पॉइंट था कि हम जो पावर ट्रांसफर कर रहे हैं वो कैसे ट्रांसफर करें, हाई वोल्टेज पर करें या फिर लो वोल्टेज पर करें। यानी तो करंट कम हो जाएगा लो वोल्टेज पर, और हाई वोल्टेज पर करंट और कम हो जाएगा। लो वोल्टेज पर करंट ज़्यादा होगा और हाई वोल्टेज पर करंट कम होगा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेबल कंडीशन होगी हाई वोल्टेज और लो करंट, जिसमें कि हमारा पावर लॉस कम रहता है इसकी वजह से, क्योंकि पी इक्वल टू बी प्रोपोर्शनल, और पी इज प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे हमारे जो हमने स्टडी किए। अब न्यूमेरिकल को आई होप मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे आपको न्यूमेरिकल। अब जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगेंगे तो हम आगे और स्टडी कराएंगे। अभी तो ये लेंथी चैप्टर है, आगे तक और जाएगा। तो कुछ बाकी न्यूमेरिकल रह गए हैं वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।